एनजीओ के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कौन सा एनजीओ सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। क्या आपको कोई ट्रस्ट रजिस्टर करनी चाहिए, या कोई आपको सोसाइटी बनानी चाहिए, या फिर आपको ट्रस्ट और सोसाइटी दोनों को छोड़ करके कोई सेक्शन 8 कंपनी बनानी चाहिए। आज इस वीडियो में हम लोग इसी को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और प्रथम लीगल के एक और वीडियो में मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है आप लोगों से कि अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है मेरी वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि और भी लोग इन जानकारियों से कुछ न कुछ फायदा उठा सकें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अपने देश में एनजीओ 3 तरीके से बन सकती है। सबसे पहले तो आप ट्रस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको आपके एरिया का जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार है, जहाँ प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके यहाँ आप एक ट्रस्ट डीड बना करके उसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसका पैन कार्ड अप्लाई करते हैं, बैंक खाता खुलवाते हैं और आपका ट्रस्ट रजिस्टर हो जाता है। दूसरा तरीका है कि आप 9 लोगों के साथ मिलकर के एक सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के ऑफिस को एस्टैब्लिश किया गया है। आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के ऑफिस में 9 लोग जो कि आपके सोसाइटी के ऑफिस बेरर रहेंगे, जिसमें कि आप प्रेसिडेंट चुनते हैं, सेक्रेटरी चुनते हैं, वाइस प्रेसिडेंट चुनते हैं, ट्रेजरर चुनते हैं, और जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं मैनेजमेंट कमेटी के, उन लोगों के साथ में और कुछ और ऑर्डिनरी मेंबर्स के साथ में अपने बायलॉज वगैरह को बना करके आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स फाइल करते हैं और आप सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप कंपनीज एक्ट 2013 में एक कंपनी रजिस्टर करते हैं और उस कंपनी का लाइसेंस आप सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में लेते हैं, जिसको कि सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं। उस तरीके से भी आप अपनी एनजीओ को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि इन तीनों में से कौन बेहतर है। बेहतर आप समझ जाएंगे मैं इन तीनों की कमियां क्या है अगर मैं वह आपको बहुत अच्छे से बता दूं। तो आइए इन तीनों फॉर्मेट जो है एनजीओ का, उनकी कमियां क्या है, लिमिटेशंस क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। जब हम लोग इसको समझ लेंगे तो आप अपने आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अगर कोई एनजीओ रजिस्टर करना है तो आपको कौन सा फॉर्मेट चुनना है, ट्रस्ट चुनना है, सोसाइटी चुननी है, या आपको सेक्शन 8 कंपनी रजिस्टर करनी है। ट्रस्ट की कमियों के बारे में जानते हैं। ट्रस्ट में जरूर एक सेटलर होता है और एक ट्रस्टी होता है। ट्रस्टी आप चाहे तो एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, और सेटलर और ट्रस्टी एक ही व्यक्ति हो सकता है। मतलब एक ही आदमी सेटलर का भी काम करेगा, एक ही आदमी ट्रस्टी का भी काम करेगा। लेकिन ट्रस्ट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसका रजिस्ट्रेशन हाइपर लोकल होता है। हाइपर लोकल से मेरा मतलब है कि जहाँ पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार का ऑफिस होता है। आप जानते हैं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री करते हैं तो आपको रजिस्ट्री ऑफिस में जा करके अपने खरीद और बिक्री को रजिस्टर कराना पड़ता है। उसी रजिस्ट्री ऑफिस में आपको अपने ट्रस्ट का एक डीड बना करके उस डीड का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो मतलब आप अगर दिल्ली के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, या अगर आप गाजियाबाद के किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आप अपने ट्रस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद में रहते हैं तो दिल्ली में नहीं करा सकते, दिल्ली में रहते हैं तो गाजियाबाद में नहीं करा सकते। और दिल्ली और गाजियाबाद की बात अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में करूँ, तो अगर आप दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहते हैं तो आपका जो जुरिडिक्शन है वह गांधीनगर का पड़ेगा, या हो सकता है कहीं और का पड़ेगा। तो उस जुरिडिक्शन में जहां पे प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपको वहां नहीं जा सकते तो आप दिल्ली में कहीं और नहीं जा सकते। मतलब ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए जुरिडिक्शन जो सब रजिस्ट्रार का डिसाइड होगा, वह उससे डिसाइड होगा कि आप अपने ट्रस्ट का ऑफिस कहाँ पे रखते हैं। वहां से जुरिडिक्शन डिसाइड होगा और वहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मतलब ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो हाइपर लोकल रजिस्ट्रेशन है, और इसका कोई ऑनलाइन डेटाबेस भी अवेलेबल नहीं है। मतलब जो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रार है अपने यहाँ रजिस्टर्ड की हुई डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड तो मेंटेन रखता है, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है। मतलब कि अगर आपने कोई ट्रस्ट रजिस्टर की है और मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने कौन सा ट्रस्ट रजिस्टर किया हुआ है, आपके ट्रस्ट का नाम क्या है, उसमें सेटलर कौन है, उसके ट्रस्टी कौन है, उसका ऑफिस कहाँ पे है, यह सब चीजें मैं नहीं जान सकता, क्योंकि ट्रस्ट का कोई भी ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है। और अगर इसका कोई ऑनलाइन डेटाबेस नहीं है तो कई लोगों के लिए अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन कई लोगों के लिए बुरी चीज है। अच्छी चीज के लिए उन लोगों के लिए है जिनको प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान है, वो चाहते हैं कि उनके संस्था के बारे में कोई दूसरा व्यक्ति जान ना पाए।
और बुरी चीज़ उन लोगों के लिए है कि जब कभी भी आप किसी एस्टेब्लिश्ड आदमी से या जब कभी भी आप किसी कॉर्पोरेट से या किसी ट्रांसपेरेंट आदमी से, किसी गवर्नमेंट एजेंसी के साथ आप डील करते हैं, तो लोग वैसे लोगों के साथ डील करना, वैसी संस्थाओं के साथ डील करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिनके बारे में सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, जो कि एक खुली किताब की तरह हो, जिनके ऊपर कभी किसी तरह का कुछ इल्ज़ाम नहीं लगा हो और उनकी डिटेल्स को ऑनलाइन ही बिना किसी खास भागदौड़ किए हुए सब कुछ चेक कर सके, जान सके, समझ सके। ट्रस्ट के मामले में यह सुविधा उन लोगों को नहीं मिल पाती है। दूसरा जो ट्रस्ट के साथ एक सबसे बड़ा लिमिटेशन है वह यह है कि जब कभी भी आपको अपने ट्रस्ट में कुछ चेंजेस करने होते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपको कोई नया ट्रस्टी अपॉइंट करना हो सकता है कि पुराना जो एक ट्रस्टी है वह आपके ट्रस्ट को छोड़ करके जा रहा हो, उसने रिजाइन कर दिया हो सकता है कि आपको जो आपका ऑफिस है उसको चेंज करना हो सकता है कि पहले आपने एजुकेशन के सेक्टर में काम करने के लिए ट्रस्ट डीड को रजिस्टर किया था, लेकिन अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है और आप हेल्थ सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके ट्रस्ट डीड में हेल्थ सेक्टर में काम करने के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब कभी भी कुछ भी चेंज होता है तो उस चेंज को आपको एक सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड के माध्यम से वापस से उसी सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में रजिस्टर करना पड़ेगा। मतलब जब कभी भी आपके ट्रस्ट के स्टेटस में कुछ चेंज होगा, उसका कभी कोई ऑफिस चेंज होगा, कोई नया ट्रस्टी आएगा, कोई पुराना ट्रस्टी जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव में चेंज होगा या कुछ और चीजें अगर चेंज होती है उसमें, तो आपको हर बार एक सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा और उस सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड को आपको उस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर के दोबारा से तीसरी बार, चौथी बार, हर बार रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है। हर बार आपको विटनेसेस के साथ में वहाँ पे अपीयर होना पड़ेगा सेटलर को और हर बार करना यह मुश्किल होता है। यह इसकी दूसरी लिमिटेशन है ट्रस्ट की। तीसरी जो एक इसकी लिमिटेशन और भी है, जो कि कई लोगों के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है लेकिन कई लोगों के लिए खराब चीज़ है, वह यह है कि जब आप किसी तरह की कोई संस्था में काम करते हैं, जब आप किसी चीज़ का निर्माण करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका कंट्रोल उन चीज़ों पे हो, आप पूरी तरीके से कंट्रोल एंजॉय करें, मतलब कि उस संस्था को आप अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब आप कोई एनजीओ बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वह वन मैन शो तो नहीं हो सकता, लेकिन वन मैन शो नहीं होने के बावजूद भी लोगों की ख्वाहिश रहती है कि वह उसको अपने हिसाब से चलाए और उनकी जो कही बातें हैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिले उस संस्था में और आप एक डिसीजन मेकर की हैसियत में रहें। ट्रस्ट के साथ आपके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें जो हाईएस्ट बॉडी होती है, जो डिसीजन लेने के लिए एम्पावर्ड होती है, वह होती है ट्रस्टीज। अगर एक ट्रस्टी है तो उसको ट्रस्टी बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा ट्रस्टी है तो उसको बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बोलते हैं। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कलेक्टिवली ही कुछ किसी चीज़ों को डिसाइड करता है। मतलब कि अगर आपके ट्रस्ट में 3 ट्रस्टी हैं तो कोई भी नया काम करने से पहले या कुछ भी डिसाइड करने से पहले जो कि ट्रस्ट के को किसी न किसी तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, आपको कम से कम 2 ट्रस्टीज का कंफर्मेशन या उनकी सहमति होनी जरूरी है। अगर 2 ट्रस्टीज की सहमति नहीं है तो ट्रस्ट वह काम नहीं कर सकता। मतलब कि सिंपल सा छोटा सा उदाहरण कि अगर आपको किसी नए बैंक में अगर ट्रस्ट का बैंक अकाउंट भी खुलवाना है तो उस बैंक अकाउंट को ओपन कराने के लिए अगर 3 ट्रस्टी हैं आपके ट्रस्ट में तो कम से कम 2 ट्रस्टी की सहमति होनी जरूरी है। और अगर आपके पास 2 ट्रस्टी की सहमति नहीं है तो आप एक बैंक खाता तक नहीं खुलवा सकते। इन शॉर्ट मतलब ये है कि ट्रस्ट के फॉर्मेट में जो इसके संस्थापक हैं, जो इसके फाउंडर हैं, जिन्होंने ट्रस्ट को स्टार्ट किया था और बाद में वह नए लोगों को लेकर के आए, क्योंकि एनजीओ आगे बढ़ रहा है, उसका नाम हो रहा है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो बाद में ऐसा हो सकता है कि जो फाउंडर हैं उनकी ही कुछ चलती न हो ट्रस्ट में और उनको ही साइडलाइन कर दिया जाए और जो बाकी नए लोग आए हैं वो नए लोग अब ट्रस्ट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में लेकर के अपने हिसाब से उसको मैनेज करें, अपने हिसाब से उसको रन करें। मतलब कि अगर आप किसी इस तरह की संस्था की को चालू करना चाहते हैं जिसमें कि आपका कंट्रोल रहे, आप वह कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए एंजॉय करते रहें और जब कभी भी आप नए लोगों को लेकर के आए भी अपने ट्रस्ट में या अपने एनजीओ में, अपनी संस्था में, जो कि आपके साथ मिलकर के काम करें, तो आप डेमोक्रेटिक तरीके से काम करें, वो अच्छी बात है। लेकिन डेमोक्रेटिक होने के बावजूद भी आप यह चाहते हैं कि कहीं न कहीं कंट्रोल में थोड़ा सा आपका एक अपर हैंड होना चाहिए। अगर आप संस्था को कंट्रोल करने के मामले में अपने हाथ को ऊपर रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हमेशा आपका जो शेयर है उसके कंट्रोल में, उसके मैनेजमेंट में, वह बाकी लोग जो हैं जिनको आप लेकर के आए हैं उनसे ज़्यादा रहना चाहिए,
तो इस स्थिति में ट्रस्ट आपके लिए सूटेबल फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट में आपको बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के हिसाब से चलना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आपने अकेले एक ट्रस्ट शुरू किया और 6 महीने के बाद आप एक नए आदमी को लेकर के आए जिसको आपने ट्रस्टी बनाया, तो अब वह नया आदमी जब तक उसकी सहमति नहीं होगी तब तक आप उस ट्रस्ट में कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। मतलब आपने कंट्रोल अपना यहाँ पे खो दिया। तो ट्रस्ट के फॉर्मेट में जो फाउंडर्स होते हैं, अगर उनको कंट्रोल चाहिए तो वह कंट्रोल उनको नहीं मिलता है। अगर आप भी अपने एनजीओ को बनाने को सोच रहे हैं और आपको भी अपने एनजीओ में कंट्रोल चाहिए और आप चाहते हैं कि यह कंट्रोल आपके पास हमेशा हमेशा के लिए रहे, तो ट्रस्ट का जो फॉर्मेट है वह आपके लिए नहीं है। अब मैंने ट्रस्ट के लिमिटेशंस के बारे में बात कर ली है। अगर मैं इसको समराइज कर दूं तो 3 चीजें हैं। सबसे पहले कि आप जब कभी भी आपके ट्रस्ट में कुछ चेंजेस होता है तो हर बार चेंज करने के लिए आपको एक सप्लीमेंट्री ट्रस्ट डीड बनाना पड़ेगा। उस ट्रस्ट डीड को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, जो कि एक पेनफुल प्रोसेस है और हर बार आपको यही करना पड़ेगा। दूसरा कि इसमें आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। ट्रस्ट में कभी भी जो फाउंडर्स हैं उनका कंट्रोल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें एक ट्रस्टी एक वोट। मतलब आप अगर 3 ट्रस्टी हैं तो 3 वोट, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले कम से कम जो मैक्सिमम ट्रस्टीज हैं, जो मेजोरिटी ऑफ द ट्रस्टीज हैं, उनका सपोर्ट, उनकी सहमति होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ट्रस्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो लोग डेमोक्रेटिक भी हैं लेकिन साथ साथ अपना कंट्रोल भी चाहते हैं, उस कंट्रोल को अपने लाइफ टाइम तक उस संस्था में एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे लोगों के लिए ट्रस्ट का फॉर्मेट नहीं है। अब आइए सोसाइटी की क्या लिमिटेशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। सोसाइटी के लिए आपको 9 लोगों की जरूरत पड़ती है, 9 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि आप किसी एक को प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी को जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं या सेक्रेटरी बनाते हैं, किसी को ट्रेजरर बनाते हैं, और आप अपने बायलॉज में और भी कई सारे पदों को आप निर्धारित कर सकते हैं। जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो उसके हिसाब से आप अपने बायलॉज में लिख सकते हैं। साथ में कुछ ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं मैनेजमेंट कमेटी के, और कुछ मेंबर्स वैसे भी होते हैं जो ना तो ऑफिस बेयरर्स होते हैं ना तो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो केवल ऑर्डिनरी मेंबर हैं। मतलब कि सोसाइटी में अगर मेंबर्स के टाइप की बात करूं तो 3 तरीके के मेंबर हो सकते हैं। एक तो ऑर्डिनरी मेंबर हो गए, दूसरा वैसे मेंबर जो मेंबर भी हैं, साथ में जो सोसाइटी की जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके मेंबर हैं, और तीसरा जो सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी है उसके ऑफिस बेयरर्स हैं। ऑफिस बेयरर्स जिनके पास कोई ना कोई पद है, प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रेजरर हैं, असिस्टेंट ट्रेजरर हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, या किसी भी तरह का कोई भी पद आप बना लीजिए, तो वो ऑफिस बेयरर हो गए। साथ में कुछ वैसे मेंबर जो कि मेंबर्स भी हैं लेकिन मैनेजमेंट कमेटी जो 8 लोगों की या 9 लोगों की या 5 लोगों की, जितने भी लोगों की आपके बायलॉज में जगह है, उसमें ऑफिस बेयरर्स तो नहीं है लेकिन उसके मेंबर हैं उस मैनेजमेंट कमेटी के, और तीसरे लोग जो कि ऑर्डिनरी मेंबर हैं। अब सोसाइटी में जब कभी भी कोई चेंज होता है, मतलब कि हो सकता है कि पुराने जो मैनेजमेंट कमेटी के लोग हैं वो लोग रिजाइन करके जाएं, नए लोग आए, हो सकता है कि जो पुराने मेंबर्स हैं वो जाएं, नए मेंबर्स आए, या हो सकता है कि आपको अपना ऑफिस चेंज करना पड़े, आपको अपने बायलॉज में कुछ चेंजेस करने हैं, आपको अपना कुछ भी अगर चेंज करना है, तो ट्रस्ट में जस्ट हर बार चेंज होता है, तो वैसे आपको हर बार वहां पे नहीं जाना है। अगर मैनेजमेंट कमेटी में या मेंबर्स के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स लोग हैं उसमें अगर कहीं कुछ चेंजेस आया है, तो आपको हर साल एक बार अपनी जो बैलेंस शीट होती है, मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, साथ में अपडेटेड मेंबर्स की लिस्ट, जिसमें कि जो पुराने मेंबर्स आपका रिजाइन करके आपके यहाँ से गए हैं उनको आप निकाल देंगे, और नए मेंबर्स जो आपकी सोसाइटी में जुड़े हैं उनके नाम आप डालेंगे, और साथ में अपडेटेड मैनेजमेंट कमेटी के जो लोग हैं उनकी लिस्ट, मतलब कि हो सकता है कि पिछले साल मिस्टर एक्स प्रेसिडेंट रहे हों लेकिन इस साल मिस्टर वाई प्रेसिडेंट बन गए हों, तो जो भी एक अपडेटेड लिस्ट है वो लिस्ट आपको साल में एक बार रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस में जमा करना है। मतलब पूरे साल में जो भी चेंजेस हुए हैं उन चेंजेस को आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को इंटीमेट कर देना है साल में एक बार। जब कभी भी आप अपने फाइनेंशियल और ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को फाइल करते हैं, उसके साथ ही आपको वह लिस्ट भी आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को पकड़ा देनी है। तो ट्रस्ट से आपको थोड़ा सा एडवांटेज है कि हर बार आपको वह चेंजेस करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के ऑफिस नहीं जाना है, उनके ऑफिस में प्रेजेंट नहीं होना है, केवल आपको साल में अपनी लिस्ट को अपडेट कर देना है। लेकिन कंट्रोल की जहां तक बात रही, तो कंट्रोल के मामले में सोसाइटी ट्रस्ट से बेहतर नहीं है, और मैं तो कहूँगा कि सोसाइटी ट्रस्ट से भी नीचे की स्थिति है, या उसकी स्थिति ट्रस्ट से बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, नीचे की है।
वह ऐसे कि सोसाइटी में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वह होती है मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी में ऑफिस बेयरर्स होते हैं और ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं जो मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होते हैं। और जब कभी भी सोसाइटी को कुछ काम करना होता है, कुछ भी काम, जैसे कोई नया प्रोजेक्ट लेना है, कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी है, कोई बैंक खाता खुलवाना है, किसी नए मेंबर को एडमिट करना है, कोई पुराना मेंबर जिसको रिजाइन किया है उसको बाहर करना है, या कोई ऐसा मेंबर जो कि काम तो कुछ नहीं कर रहा, मतलब एनजीओ को उससे कुछ बेनिफिट तो नहीं हो रहा है लेकिन वह प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बाकी लोगों के लिए और एनजीओ के लिए, उनको निकालना है। अगर कुछ भी इस तरह का काम करना है तो मैनेजमेंट कमेटी के मीटिंग में उसको प्रेजेंट किया जाता है और मैनेजमेंट कमेटी उस पर मेजोरिटी से डिसाइड करती है, मेजोरिटी वोट से, कि क्या काम करना है नहीं करना है। जहां भी मेजोरिटी वोट आया इसका मतलब यह है कि अगर 9 लोग आपके मैनेजमेंट कमेटी में है तो कम से कम 5 लोगों की सहमति होनी चाहिए। और यहाँ पे एक मेंबर एक वोट, केवल प्रेसिडेंट जो होगा उसके पास एक कास्टिंग वोट होता है, मतलब उसके पास 2 वोट होते हैं। बाकी जो लोग हैं उन सबके पास एक मेंबर एक वोट, मतलब जो ऑर्डिनरी मेंबर है उसके भी वोट की वैल्यू एक ही है। और आप अगर वाइस प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरर हैं, या आप उस सोसाइटी के फाउंडर हैं, आपने अपना सारा पैसा उसमें लगाया है, बाकी किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया, जो भी आप उस एनजीओ में काम करते हैं सब कुछ आप ही का किया हुआ है, आप ही करते हैं, इसके बावजूद भी आपके पास केवल एक ही वोट है और जो बाकी लोग उस सोसाइटी में हैं उनके वोट की वैल्यू भी आपके वोट के बराबर ही है, आपके वोट की वैल्यू उनके वोट से ज़्यादा नहीं है। तो सोसाइटी के मामले में भी कंट्रोल आपको नहीं मिल पाता है, आप हमेशा से ही दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं। और कम से कम कुछ भी डिसीजन लेने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए, अगर आपकी जो मैनेजमेंट कमेटी में जितने भी लोग हैं उसमें मेजोरिटी लोगों का सपोर्ट आपके पास रहना चाहिए। अगर आपके पास मेजोरिटी का सपोर्ट नहीं है तो आपका कंट्रोल सोसाइटी पे नहीं रहेगा। तो सोसाइटी भी ट्रस्ट के मामले में, कंट्रोल के मामले में सोसाइटी और ट्रस्ट ऑलमोस्ट सेम पेज पे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब जब सोसाइटी और ट्रस्ट के लिमिटेशंस को हम लोगों ने समझ लिया है, उनके प्रॉब्लम्स को समझ लिया है, तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में क्या लिमिटेशंस हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात कि सेक्शन 8 कंपनी को रजिस्टर करने के लिए आपको किसी भी ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, जिस तरीके से आपको ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन में प्रेजेंट होने की जरूरत पड़ती थी, पहला चीज। दूसरा चीज कि जब कभी भी आपके सेक्शन 8 कंपनी में कुछ चेंजेस रहता है, मान लीजिए कि कोई नया आदमी आया है, कोई पुराना गया है, आपको अपना ऑफिस चेंज करना है, ऑब्जेक्टिव चेंज करना है, कुछ भी आपको अगर चेंज करना है तो उस चेंज को करने के लिए भी आपको किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है और उस ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके आप अपनी सेक्शन 8 कंपनी में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज यह है कि सेक्शन 8 कंपनी में, जैसे कि ट्रस्ट में ट्रस्टीज होते हैं, उसके हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है। सोसाइटी में मैनेजमेंट कमेटी उसकी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है और उस मैनेजमेंट कमेटी में मेंबर्स होते हैं, उसको ऑफिस बेयर्स कहते हैं और मेंबर्स कहते हैं। ट्रस्टी में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में उसको ट्रस्टी बोलते हैं इंडिविजुअल मेंबर को। सेक्शन 8 कंपनी में जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ऊपर की एक बॉडी है जिसको बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जो कि फाउंडर्स होते हैं। मतलब सेक्शन 8 कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। अब डे टू डे जो अफेयर है वह तो डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, लेकिन कुछ एक अफेयर्स हैं जिनके लिए शेयर होल्डर्स के अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है। अब डायरेक्टर्स सेक्शन 8 कंपनी में मिनिमम 2 लोग की जरूरत होती है। आप मैक्सिमम चाहें तो 15 डायरेक्टर और उससे ज़्यादा डायरेक्टर रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। जनरली लोग 15 डायरेक्टर तक ही रखते हैं, उससे ज़्यादा डायरेक्टर्स लोग नहीं रखते हैं। अब डायरेक्टर्स एक वोट एक डायरेक्टर, मतलब कि यहाँ पे भी स्थिति वही है कि अगर आपके सेक्शन 8 कंपनी में 3 लोग हैं डायरेक्टर, तो यहाँ पे भी कुछ भी डिसाइड करने के लिए आपको कम से कम 2 लोगों की सहमति होनी जरूरी है। रेजोल्यूशन जो कुछ भी पास होगा उसको कम से कम 2 डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, तभी जाकर के वह रेजोल्यूशन पास माना जाएगा। लेकिन कंट्रोल यहाँ पे इसके बावजूद भी आपको मिलता है, और कैसे मिल सकता है वह मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट है। अब शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स के पास पावर है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, डायरेक्टर को रिमूव भी करने का। अब एक सिचुएशन मान लीजिए कि आप
एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं, आपको एक एनजीओ बनाना है, आपने सेक्शन 8 कंपनी में उसको रजिस्टर करने की कोशिश की, आपने उसको सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर कर लिया, आप और आपकी वाइफ या आप या आपके दोस्त 2 लोग मिल करके। बाद में एनजीओ ने ठीक ठाक काम किया, आप चाहते हैं कि और भी लोगों को उसमें जोड़ें, तो जोड़ने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि उसको शेयर होल्डर बनाना है, आपको केवल उसको डायरेक्टर बनाने की जरूरत है ताकि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाए। अब मान लीजिए कि पहले से आप 2 डायरेक्टर थे, आपने 2 और लोगों को लेकर के आ गए, अब आप 4 डायरेक्टर हो गए, या 5 डायरेक्टर, 3 और नए लोगों को लेकर के आ गए, अब 5 डायरेक्टर हो गए आपकी कंपनी में। अब जो पुराने आप 2 लोग हैं, इनकी चल नहीं रही है बोर्ड में, क्योंकि वो तीनों लोग एक साथ हो गए हैं और तीनों लोग अपने हिसाब से कंपनी को चलाना चाहते हैं, आपकी सुनती नहीं है वो। इस स्थिति में अगर आप ट्रस्ट वाली स्थिति में रहते या आपके पास अगर कोई सोसाइटी होती, तो आपका कंट्रोल यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता और आप अपने आप को अपने एनजीओ से बाहर निकला हुआ ही मानते, क्योंकि आपका कुछ चलना ही नहीं है। 3 लोग एक साथ हो गए और जो पुराने 2 लोग हैं उनका कुछ चलना नहीं है, क्योंकि जो भी डिसाइड होगा मेजोरिटी से डिसाइड होगा और कुछ भी रिजोल्यूशन जो आएगा करने के लिए उस पर 3 लोगों की सहमति है। आप 2 लोग चाहे तो असहमति दें या न दें, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, काम होना ही है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी में मतलब अगर आप सोसाइटी रहते और ट्रस्ट रहते तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, केवल आप चुपचाप बैठ करके शांति से देखते कि भैया शांति से बैठो, देखो, कुछ मत करो, चुपचाप देखते रहो। हो सकता है कि अभी इनके मन में थोड़ी सी दया आ जाए कि भैया संस्था तो इन दोनों ने शुरू की थी, कम से कम इन दोनों से भी पूछ लो, तो हो सकता है कि हमारी पूछ दोबारा से हो जाए। मतलब आप बिल्कुल जो 3 नए लोग लाए हैं उनकी मर्जी पे होते आप। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में ऐसा नहीं है। आप सेक्शन 8 कंपनी में शेयर होल्डर्स के पास एक पावर है कि वो डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकता है। मतलब कि आप 2 लोग जिनके पास इंटायर शेयर होल्डिंग है, 100% शेयर होल्डिंग आप दोनों लोग के पास है, बाद में आपने 3 और लोगों को लेकर के आए जिनको आपने डायरेक्टर बनाया और अब वह 3 लोग आपकी नहीं सुनते हैं और अपने हिसाब से उस कंपनी को चलाना चाहते हैं, उस एनजीओ को चलाना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि सारी की सारी शेयर होल्डिंग आपके पास है। तो आप उन तीनों को उनके डायरेक्टर की जो पोजीशन है उस पोजीशन से आप रिमूव कर सकते हैं, उनको आप भगा सकते हैं अपनी कंपनी से। कैसे भगा सकते हैं? तो उसके लिए आपको सेक्शन 8 कंपनी में जो डायरेक्टर्स रिमूवल का जो प्रोसेस है, आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग करनी पड़ेगी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज का अप्रूवल लेना पड़ेगा और जो लॉ का जो प्रोसीजर है उस प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे और प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप उन तीनों लोगों को जो कि जिनको आप लेकर के आए थे लेकिन अब उन्होंने आपके एनजीओ पे कब्जा कर लिया है, उन तीनों को आप अपनी कंपनी से बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन 8 कंपनी में यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप उस कंपनी पे, उस एनजीओ पे एज ए फाउंडर लाइफ टाइम तक आप कंट्रोल एंजॉय कर सकते हैं। वैसे मेरी तो यह कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को जब बताता हूँ तो मेरी यह सलाह रहती है कि जब भी आप कोई काम करें तो डेमोक्रेटिक तरीके से करें और जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो जितने भी लोगों को आपने साथ में लेकर के जोड़ा है, जितने भी लोग आपके एनजीओ में काम करते हैं, उन सब लोगों से एक सहमति ले लें और सब लोग यूनिलैटरली अगर कुछ काम करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यूनिमसली अगर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ भी गई कि कोई एक आदमी है जिसको आप लोगों ने जोड़ा था लेकिन वह संस्था के लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, बल्कि आप लोगों के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, संस्था के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो ट्रस्ट के फॉर्मेट में आप उसको, अगर आपने एक बार ट्रस्टी बना दिया तो आप उसको हटा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है उसको हटाना। मान लीजिए कि आप एक ट्रस्टी आप हैं, एक ट्रस्टी मैं हूँ, हम 2 ही लोग ट्रस्टी हैं और आप चाहते हैं कि मुझे हटा दे, कैसे हटा देंगे भाई? हम 50-50% वोट हम दोनों का है। सोसाइटी के केस में भी यही स्थिति है, आपको मेजोरिटी का कंसर्न चाहिए होगा। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी के केस में यहाँ पे आप यह कंट्रोल एंजॉय करते हैं कि आप उनको शेयर होल्डर नहीं बनाएंगे, केवल डायरेक्टर बनाएंगे और डायरेक्टर को आप कभी भी शेयर होल्डर, अगर वह कंपनी के अगेंस्ट में, मतलब कि एनजीओ के अगेंस्ट में अगर काम करता है, उसके फाउंडर से उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करता है, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं उसकी पोजीशन से। तो कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो सेक्शन 8 कंपनी बेस्ट फॉर्मेट है एनजीओ के लिए। अब अगर कॉस्ट की बात करें, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन आपको सबसे सस्ता पड़ने वाला है। मतलब मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो 8 से 10,000 रुपये या 12,000 रुपये में आपका ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ट्रस्ट से थोड़ा सा महंगा होता है, उसके जो प्रोसेसेस होते हैं वह भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ट्रस्ट के मुकाबले में। मतलब अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो 15 से 20,000 रुपये के बीच में आपकी सोसाइटी बन जानी चाहिए
और यह डिपेंड करता है कि आप किसके पास जाते हैं, वह प्रोफेशनल किस तरह की सर्विस देता है। मतलब यह एक थंब रूल नहीं है, लेकिन आप एक मोटा मोटी आइडिया ले सकते हैं इससे। और अगर मैं सेक्शन 8 कंपनी की बात करूं तो सेक्शन 8 कंपनी सबसे कॉस्टली है और इसको रजिस्टर करने के लिए आपको कम से कम 25 से 30 हज़ार रुपये और कई बार उससे ज़्यादा भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप लंबे समय की सोचें तो सेक्शन 8 कंपनी किसी भी एनजीओ के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसके जो मैंने इस वीडियो में जो रीजन समझाए हैं वो रीजन के अलावा भी सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है कि उसकी डिटेल्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे हमेशा उपलब्ध होती है पब्लिक के लिए। जन कोई भी आदमी उस कंपनी की डिटेल सर्च कर सकता है। तो यह लोगों के बीच में ट्रस्ट फैक्टर को इंक्रीज करने में ज़्यादा सपोर्ट करता है आपको। कि आप अगर मैंने पूछा कि भाई साहब आपका कौन सा एनजीओ है और आपने कहा कि XYZ फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी में रजिस्टर्ड है। अब मैंने चेक कर लिया कि अच्छा हाँ इनके डायरेक्टर्स हैं, इनके शेयर होल्डर्स हैं, इनका ऑफिस यहाँ पे, इनका कैपिटल इतना है, इनका नाम ये है, तो मेरे लिए वो ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ जाएगा मेरा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यह एक इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी है और इसकी जो पब्लिक मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन इन्होंने बताया वो सब कुछ पब्लिक में ऑलरेडी अवेलेबल है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। लेकिन ट्रस्ट और सोसाइटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ट्रस्ट और सोसाइटी में मुझे आपके पेपर्स चेक करने की जरूरत पड़ती है कि आप मुझे पेपर्स दिखाओ, अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिखाओ, अपना ट्रस्ट डीड की कॉपी दिखाओ, अपने आपके यहाँ कौन कौन ट्रस्टी हैं उनकी प्रोफाइल आप मुझे भेजो, आपके यहाँ कौन कौन मैनेजमेंट कमेटी में है उनकी प्रोफाइल भेजो। तो यह इस तरह का झंझट आपको सेक्शन 8 कंपनी के केस में नहीं रहता है। कंप्लायंस की अगर बात करेंगे तो ट्रस्ट में केवल आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको अपना बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको बनाना है। सोसाइटी के केस में भी आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपको बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को एक तो इनकम टैक्स रिटर्न में देना है, साथ में रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के यहाँ भी आपको भेजना है। लेकिन उसकी कोई फीस नहीं रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी चार्ज करता है। सेक्शन 8 कंपनी की बात करेंगे तो इसके कंप्लायंसेस भी थोड़े से कॉस्टली है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करना है, साथ में एनुअली आपको जो आपकी बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं, उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ भी फाइल करनी है एनुअली। और उसकी फीस जाती है, हालांकि फीस बड़ी नॉमिनल सी है, 300, 400, 500 रुपये की फीस है। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रस्ट और सोसाइटी से इसको कंपेयर करेंगे तो वहाँ आपको बैलेंस शीट फाइल करने के लिए कोई फीस नहीं देना है, यहाँ आपको 400-500 रुपया भी देना है। मैं अब उम्मीद करता हूँ कि जब लिमिटेशंस आपने ट्रस्ट का, सोसाइटी का और सेक्शन 8 कंपनी का समझ लिया है तो अब आप एक बेहतर स्थिति में होंगे जहां आप यह डिसाइड कर पाएँ कि अगर आपको कोई एनजीओ शुरू करना है तो आपको कौन सा फॉर्मेट आपके लिए बेहतर है। आपके लिए ट्रस्ट बेहतर है, आपके लिए सोसाइटी बेहतर है, आपके लिए सेक्शन 8 कंपनी बेहतर है। अगर आपको ट्रस्ट, सोसाइटी और सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड अगर आपका कुछ सवाल है तो आप इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ भी मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ व्हाट्सएप पे। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वह कहीं ना कहीं बढ़िया इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे सब पे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग उसको देख सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।